हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग के इस क्लास में आज हम लोग जानने वाले हैं इनवाइसिंग के बारे में कि इनवाइस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और किस इनवाइस को हम लोग क्या कहते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले कह रहा है इनवाइसिंग। इनवाइसिंग किसी भी टैक्स कंप्लायंस का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसीलिए इनवाइसिंग के नियम को समझना बहुत ही आवश्यक। कि यदि जब एक इनवाइसिंग क्या होता है, जब हम ये समझाएं तो मैक्सिमम आप लोग क्या करते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं और उसका एक आपको इनवाइस मिलता है जो प्रिंट प्रिंट करके मिलता है। आ रहा समझ में ना? उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवाइस। अब ये इनवाइस क्या होते हैं, तो कह रहा क्या कि जीएसटी में दो प्रकार के इनवाइस इशू करने का प्राविधान है, जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। अब पहला कह रहा क्या, टैक्स इनवाइस, और दूसरा कह रहा बिल ऑफ सप्लाई। ये समझ आ रहा है ना कि इनवाइसिंग क्या है? कि जब हम कोई गुड्स सेल करते हैं और उस समय जो हम बिल निकाल करके देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? इनवाइस। लेकिन ये इनवाइस जीएसटी में दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है टैक्स इनवाइस और दूसरा होता है बिल ऑफ सप्लाई। तो अब हमको पहले ये जानना है कि ये बिल ऑफ टैक्स इनवाइस क्या होता है। क्या जानना है? टैक्स इनवाइस क्या होता है। तो अब दे रहा है इसमें टैक्स इनवाइस, जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है तो उसे टैक्स इनवाइस अनिवार्य रूप से इशू करना हो। यानी कि क्या, जब कोई एक ऐसा बिजनेस है जिसका बिजनेस क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है। जीएसटी में क्या है? रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड होने के साथ साथ वो जो भी गुड्स की सप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है? जो भी गुड्स की सप्लाई कर रहा है वो गुड्स पे यदि जीएसटी लगा है, क्या लगा है? जीएसटी, यानी कि कोई भी टैक्स लगा है, तो उस समय उसको क्या इशू करना होगा? टैक्स इनवाइस इशू करना होगा, क्योंकि उसके इनवाइस पे क्या लगा है? टैक्स लगा। टैक्स नहीं लगा रहता तब वो क्या इशू करता है? बिल ऑफ सप्लाई। अब देखिए, बिल ऑफ सप्लाई में कह रहा है यही ना, क्या कह रहा है बिल ऑफ सप्लाई में? बिल ऑफ सप्लाई निम्नलिखित दो कंडीशन में इशू करना होता है। पहला क्या, कि जब डीलर के द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया जाए। एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या है? कि जिसपे जीएसटी नो लगा, कोई टैक्स नो। यानी कि आप ऐसे सामान खरीदे क्या, कि 5 रुपए का गए और कोई आप मार्कर पेन खरीद के लेके आ गए, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगा है, तो वहां पे आपका जो भी निकलेगा वो क्या लगेगा? बिल इनवाइस मिलेगा। क्या मिलेगा? बिल इनवाइस मिलेगा। लेकिन 5 रुपए का आपने सामान खरीदा, 2 रुपए इस पे टैक्स है, तब आपको कौन सा बिल इशू होगा? टैक्स इनवाइस। तब क्या होगा? टैक्स इनवाइस। और आगे कह रहा है कि जब जो बिल ऑफ सप्लाई होता है ये कितने कंडीशन को फॉलो करता है? दो कंडीशन। दो कंडीशन, पहला क्या था कि जब रेगुलर डीलर के द्वारा किसी एग्जेम्प्ट गुड्स की सप्लाई किया जाता है तब, यानी कि बिना किसी जीएसटी का, बिना किसी टैक्स और जो गुड्स सप्लाई करेगा तो वहां पे क्या बनेगा? बिल ऑफ सप्लाई बनेगा। आ रहा है समझ में ना? अब चलिए थोड़ा सा हम वापस आते हैं। अब जैसे आगे जाए तो क्या दे रहा है? दूसरा, जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड्स सप्लाई किया जाए तो क्या होगा वहां पे? बिल ऑफ सप्लाई इशू। अब देखिए, जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड्स की सप्लाई किया जाए, कंपोजिशन में वही होगा ना जिनका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से क्या है, कम है। वो किस में आएंगे? कंपोजिशन में। और आगे क्या कह रहा है? कॉपी ऑफ इनवाइस, सप्लाई ऑफ गुड्स। अब ये कॉपी ऑफ जो इनवाइस होता है ये क्या कहलाता है? तो जो भी आप गुड्स की सप्लाई करते हैं इसका 3 कॉपी बनता है। कितना कॉपी बनता है? 3। और 3 कौन कौन सा बनता है? देखिए, पहला एक होता है ओरिजिनल इनवाइस। क्या होता है? ओरिजिनल इनवाइस। अब ये किसके पास जाता है? कह रहा है इशू फॉर रिसीवर या रिसिपेंट ऑफ गुड्स। यानी कि जो गुड्स खरीदने आया है ना, उसको पहला जो बिल दिया जाएगा वो ओरिजिनल बिल होगा। क्या होगा? ओरिजिनल बिल होगा। आ रहा है समझ में ना? और कह रहा है डुप्लीकेट कॉपी क्या होता है? कह रहा है इशू फॉर ट्रांसपोर्टर। जो उसका डुप्लीकेट बनेगा ना वो किसको दिया जाएगा? ट्रांसपोर्टर्स को। ट्रांसपोर्टर पता है क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टर, हाँ, बाहर से सामान आया, लाना हमारे यहाँ है और भेजने वाला कोई और है, लेकिन उसको पहुंचाने का जिम्मेदारी किसी और को दिया गया हो, वही क्या होता है?
ट्रांसपोर्टर होता है। तो अब वही ट्रांसपोर्टर को एक बिल इशू किया जाएगा, हाँ इस ट्रांसपोर्टर को कौन सा बिल देना है। दूसरा कह रहा है ट्रिपल कॉपी। ट्रिपल कॉपी कहाँ जाएगा, कह रहा है रिटर्न बाय द सप्लायर, किसके पास, तो जो सप्लायर सेल करेगा एक कॉपी उसके पास भी तो होना चाहिए ना। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम सेल करेंगे बिल ऑफ सप्लाई में, बिल ऑफ सप्लाई जब भी इशू होगा तो कितने बार कितने कॉपी निकलेगा, ये 3। कितना कॉपी, 3। जो ओरिजिनल होगा वो किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा ओरिजिनल वाला, कस्टमर के पास, जो खरीदने वाला होगा, जिसके पास सामान जाएगा उसी के पास ओरिजिनल मिल जाएगा। हम्म हाँ, जहाँ जिस माध्यम से भेजा जाए, चाहे उस सामान के अंदर रख के भेज दिया जाए, चाहे पीडीएफ के माध्यम से भेज दिया जाए, चाहे किसी को भेजा, हाँ ये बिल ला उनको दे दे, किसी माध्यम से भेजा जाए, लेकिन वो बिल उनके पास ही जाएगा जिन्होंने सामान खरीदा होगा। जिनके पास जाएगा वो क्या कहलाएंगे, ओरिजिनल, उनके पास क्या जाएगा, ओरिजिनल बिल। उसका कॉपी किसको दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टर को, क्या, ये सामान है और ये सामान कहीं गुम नहीं होनी चाहिए, आप ये पडौना से लेकर के और आप कहाँ तक गोरखपुर ला करके छोड़ दीजिए। आ रहा है समझ में ना। और जिनको बिल न दिया जाए ट्रांसपोर्टर को, हम सामान भेज रहे हैं 2, एक में पैक है, और इनके पास बिल दिया जाए एक प्रोडक्ट का, तो ये क्या कर सकते हैं, एक तो अपने पास रख सकते हैं ना, बाद में कह रहे नहीं एक का बिल मिला एक हमारे पास है। लेकिन जब कॉपी रहेगा तो जो हम खरीदे रहेंगे वही तो इनके पास भी रहेगा ना, उसी का कॉपी। तो बाद में ये कह सकते हैं क्या, नहीं इतना सामान आपका ये सामान था, क्योंकि बिल तो आपके पास भी तो मिला है ना। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने गुड्स को ट्रेस कर सकते हैं। और आ क्या रहा, क्या कि आगे एक और आता है आपका सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या आता है, सप्लाई ऑफ सर्विस में देखिए क्या होता है, बस 2 ही रिसीव होता है। कितना होता है, 2 ही इनवॉइस जनरेट होता है, कौन कौन सा, एक ओरिजिनल इनवॉइस इशू होता है जो किसके पास जाता है, जो सर्विस रिसीव करता है उसके पास जाता है, आ रहे समझ में ना। और दूसरा किसके पास रह जाता है, जो सप्लायर इशू करता है उसके पास रह जाता है, आ रहे समझ में। जैसे यही हम कहें कि आप क्या किए, एक मोबाइल फोन आपको लेना है, क्या लेना है, मोबाइल फोन। आपने तो मोबाइल फोन खरीद लिया, आपको रिचार्ज कराना होगा ना, सिम लेना होगा ना। तो जब आप रिचार्ज कराने जाते हैं तो क्या उसके बीच में कोई दूसरा इन्वॉल्व होता है, बस क्या होता है कि एक रिचार्ज करने वाला और एक रिचार्ज कराना। तो ये हमारा क्या, एक सपोज करिए एक सर्विस है, जैसे आप इंटरनेट का रिचार्ज करा रहे हैं, तो पैसा दिए और वो रिचार्ज करे तो आपको बिल निकाल के दे दिया, ये आपका क्या है, 2 ही कॉपी इनवॉइस होगा, एक आपके पास ओरिजिनल और उसका डुप्लीकेट किसके पास, जहां से आपने रिचार्ज कराया। ये समझ में आ रहा है ना। लेकिन जब आप किसी गुड्स का सप्लाई करेंगे तो उस समय कितना इशू होगा, कितना इशू होगा जब गुड्स की सप्लाई होगा तो, किसके किसके पास जाएगा, एक कस्टमर जो खरीदा रहेगा उसके पास, एक जिसके माध्यम से आएगा उसके पास, और एक जो भेजने वाला होगा उसके पास। तो ये इनवॉइसिंग समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कब हमारा टाइप्स, ये टाइप ऑफ इनवॉइस में कब टैक्स इनवॉइस होगा और कब बिल ऑफ सप्लाई होगा। तो कह रहा है कि जब क्या हो, रेगुलर डीलर हो और वो टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है, तो क्या बनेगा उसका, टैक्स इनवॉइस जनरेट करेगा। क्या, सपोज करिए कि आपका ये बिजनेस है और ये आपका बिजनेस किस किसके में रजिस्टर्ड है, तो रेगुलर में, किसमें रजिस्टर्ड है, रेगुलर में। और आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक मार्कर पेन सेल कर रहे हैं, और ये मार्कर पेन पे क्या लगा हुआ है, जीएसटी लगा है। तो जो आप बिल निकाल के देंगे ना, वो बिल आपका क्या कहलाएगा, टैक्स इनवॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टैक्स इनवॉइस। वही कह रहा है ना कि यदि रेगुलर डीलर है और टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है तो क्या इशू करेगा वो, टैक्स इनवॉइस। लेकिन आगे कह रहा है यही, आगे कह रहा है रेगुलर डीलर हो लेकिन वो एग्जेम्प्टेड गुड्स का सप्लाई करता है। रेगुलर डीलर भले ही है लेकिन ऐसे गुड्स की सप्लाई कर रहा है जिसमें कोई टैक्स नहीं लगा है, तो क्या वो टैक्स इनवॉइस इशू होगा, क्या इशू होगा, बिल ऑफ सप्लाई। कि सप्लाई कर रहे हैं उसी का तो बिल मिल रहा है ना, किसी टैक्स का तो बिल मिलने वाला नहीं है। और आकर अगर जो कंपोजिशन डीलर है, चाहे टैक्सेबल गुड्स का करे और चाहे एग्जेम्प्टेड गुड्स का करे, ये दोनों में क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें।
एक बार और रिपीट कर रहे हैं, एक बार आप लोग पुनः समझ लीजिए। कभी हमने आपको क्या बताया, कभी आप लोग को बताया क्या, इनवाइसिंग। कि इनवाइसिंग कहते किसे, तो अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें कि जो आप सामान खरीदिए और सामान का आपको एक क्या हो, इनवाइस मिले, जो बिल मिले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनवाइसिंग कहते हैं। अब कह रहे जीएसटी में जब जाएंगे ना, तो इनवाइस दो प्रकार से इशू होता है। कितने प्रकार से, तो पहला होता है टैक्स इनवाइस और दूसरा क्या होता है, बिल ऑफ सप्लाई। तो टैक्स इनवाइस क्या होता है कि जब कोई रेगुलर डीलर, कौन, रेगुलर डीलर टैक्सेबल गुड्स यानी कि जिस पे टैक्स लगा है, ऐसे गुड्स की सप्लाई करता है, तब वहां पे क्या इशू होगा, टैक्स इनवाइस इशू होगा। ना क्लियर है ना। और उसके बाद से यदि यही रेगुलर डीलर हो, और रेगुलर डीलर क्या करे, एक्सेप्टेड गुड्स की सप्लाई करे, यानी कि जिसपे कोई टैक्स नहीं है, उस समय कौन सा इनवाइस इशू होगा, बिल ऑफ सप्लाई। ये दोनों जो टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई दिया है ना, इन दोनों में एक चीज कॉमन होता है कि जब भी आप ये बिल निकालेंगे ना, तो ये बिल आपको कितने कॉपी में निकलेगा, 3 कॉपी। यही कह रहा है ना कि जब कम क्या, कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड्स सप्लाई किया जाए, तो क्या होगा, कॉपी ऑफ इनवाइस, कितना कॉपी निकलेगा किसका, गुड्स ऑफ सप्लाई का। यानी कि 2 सप्लाई दिया है, कॉपी ऑफ इनवाइस में जो हम इनवाइस प्रिंट करके निकालते हैं, अब इसमें 2 टाइप के, तो पहला गुड्स की सप्लाई और दूसरा सर्विस की सप्लाई। जब सर्विस की सप्लाई में रहेगा कितना इनवाइस निकलेगा, 2, और जब गुड्स की सप्लाई में रहेंगे तो 3। अब गुड्स की सप्लाई में 3 क्यों निकलेगा, तो पहला तो एक उसके पास जाएगा जो सामान खरीदेगा, और दूसरा किसके पास जाएगा, जो सामान ला करके देगा, और तीसरा किसके पास जाएगा, जो बेच जिससे हम खरीदने वाले होंगे उसके पास जाएगा। यानी कि परचेज के पास, सप्लायर के पास, कस्टमर के पास और ट्रांसपोर्टर के पास, 3 लोगों के पास ये बिल जनरेट होगा। और यदि क्या हो, गुड्स सप्लाई का, सर्विस का अगर जो टैक्स हो या सर्विस का सप्लाई हो, तो वहां पे कितना इशू होगा, कितना कॉपी इशू होगा, 2। कौन कौन, तो एक जाएगा ओरिजिनल कॉपी जो सर्विस परचेज करेगा उसके पास, और दूसरा जाएगा जो सर्विस सेल करेगा उसके पास। कोई दिक्कत। अब आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो इसमें हमने बताया कि टाइप्स ऑफ डीलर हो और टाइप्स ऑफ गुड्स हो, तो टाइप्स ऑफ इनवाइस कौन सा आएगा। हमने बताया कि जब रेगुलर डीलर है और टैक्सेबल गुड्स का सेल कर रहा, क्या बनेगा वो उसका, टैक्स इनवाइस। यदि भले ही रेगुलर डीलर है लेकिन एग्जेम्प्टेड, यानी कि बिना गुड्स का कोई, बिना जीएसटी का कोई गुड्स सेल कर रहा है, तो उस समय कौन सा सप्लाई होगा, बिल ऑफ सप्लाई। और यदि कंपोजिशन में चाहे टैक्सेबल गुड्स हो और चाहे एग्जेम्प्टेड गुड्स हो, इन दोनों कंडीशन में क्या क्या इशू होगा, बिल ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो ये इनवाइसिंग समझ में आ रहा है ना कि इनवाइसिंग क्या है। अब इनवाइसिंग के बाद से आपका आता है HSN कोड इन जीएसटी। क्या आएगा, HSN कोड इन जीएसटी। तो अब HSN कोड, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये HSN कोड क्या होता है। अगर जो HSN कोड का फुल फॉर्म की बात करें तो यहीं पे आपको दिखाई देगा, HSN कोड का फुल दिखा है सबको ना, HSN कोड का फुल फॉर्म दिया है। अब सबसे पहले और हम ये बताएं कि HSN कोड होता क्या है। तो जब जीएसटी में आप कोई भी गुड्स खरीदेंगे या बेचेंगे, यानी कि आप चाहे इनवार्ड करें चाहे आउटवार्ड करें, इनवार्ड समझ में आ रहा है ना, कि जो हम परचेज करते हैं वो हमारा क्या होता है, इनवार्ड होता है, और जो सेल करते हैं वो क्या होता है, आउटवार्ड होता है। तो दोनों कंडीशन में अगर जो कोई भी गुड्स है, तो उस गुड्स का एक HSN कोड होता है। क्या होता है, HSN कोड, जिससे उस गुड्स पे क्या किया जा सकता है, आसानी से पहचान किया जा सकता है कौन सा गुड्स है। यदि गुड्स के नाम से नहीं सर्च कर पा रहे हैं या नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो HSN कोड के नाम से भी क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब जैसे ये तो हो गया HSN कोड। अब HSN कोड क्या रहा, क्या इन जीएसटी, यानी कि जीएसटी जब इनवाइस निकलता है, तो इनवाइस के समय चाहे आप क्या करिए, सोल्ड करिए। जब सोल्ड करेंगे तो आपको एक इसका दूसरा नाम कहा जाता है सैग कोड। क्या कहा जाता है, सैग कोड। यानी कि सैग कोड के बाद से आपका आता है क्या, या तो आप सैग कोड कहिए या तो आप क्या कहिए, HSN कोड कहिए। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब सैग कोड होता है ना, तो सर्विस में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, इसमें सप्लाई ऑफ सर्विस में। और यदि आप HSN कोड की बात करें, HSN कोड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कब किया जाता है, कि जब आप किसी गुड्स की सप्लाई करेंगे, तब तब किसका इस्तेमाल किया जाएगा, HSN कोड। इतना क्लियर है ना।
कोई दिक्कत? चलिए अब इसके आगे जैसे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, यहाँ पे कह रहा है कि यूज अंडर एक्सक्यूज कंज्यूम एंड स्टेट वैल्यू, यानी कि चाहे आप स्टेट लेवल पे जाएं या चाहे आप अपने स्टेट के अंदर ही रहे, तो आपको वहां पे क्या, कोई भी गुड्स खरीदेंगे तो उसके ऊपर क्या लगा होगा, HSN। जैसे अगर जो एक उदाहरण देता, आप लोग मैक्सिमम चीजें देखे होंगे ना, कि अगर जो कपड़ा आप खरीदने जाते होंगे लोग, तो उसका सिर्फ क्या बताते हैं, सब कोड बताते हैं। आ रहा है समझे ना? या मॉल में आप लोग जाते हैं तो मॉल में गुड्स जो भी आप खरीदते हैं उसको स्कैन किया जाता है। आ रहा है समझे ना? तो वो स्कैन क्या करता है, सिर्फ HSN कोड स्कैन करता है, और वही HSN कोड आपके कंप्यूटर से क्या कर लेता है, मैच करा लेता है, और जो HSN कोड मैच कर जाता है उसी की गुड्स को क्या कर लेता है, सामने ला देता है। आ रहा है समझे ना? और जब आप लोग को पहचान करना हो तो कोई अगर जो गुड्स होगा ना, सपोज करिए कि आप मार्कर पेन खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, मार्कर, और यदि मार्कर पेन पे यदि आप सिर्फ पेन का अगर जो QR लगा देते हैं, बारकोड लगा देते हैं, स्कैन करेंगे मार्कर, तो क्या मार्कर का बताएगा, किसका बताएगा, पेन का। क्योंकि पहले से ये फीड है कि HSN कोड किसका है, पेन। आ रहा है समझ में ना? तो जो भी गुड्स की पहचान के लिए नंबर का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, HSN। और इंटरनेशनल लेवल क्या है, कि अपने कंट्री से बाहर के कंट्री में ज्यादातर इसका 90% जो है इस्तेमाल होता है, सिर्फ किसका, 90% से अधिक इस्तेमाल होता है सिर्फ HSN कोड का। किसका, HSN कोड। अब अगर HSN कोड कितने डिजिट का होता है, देखिए कह रहे हैं यहाँ पे 2 डिजिट का भी होता है, फिर कितने डिजिट का, 4 डिजिट का, और इसके बाद से 8 डिजिट। तो कब 4 डिजिट होगा, कब 2 डिजिट होगा, और कब 8 डिजिट होगा। तो ध्यान दीजिए कि जब कोई भी आप गुड्स सेल करते हैं और उसका टर्नओवर क्या होता है, कह द टैक्स पेयर विद टर्नओवर बिटवीन RS 1 करोड़ एंड, यानी कि 1.5 करोड़ एंड 5 करोड़ इन द, यानी कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से क्या होता है, आपका टर्नओवर यदि 1.5 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ से कम आता है, तो उस समय आपका क्या हो, कितने अंक का कोड होगा, 2 अंक। कितने अंक का, 2 अंक। लेकिन वही कह रहा है HSN कोड ऑफ 4 डिजिट विल बी मैंडेटरी फॉर टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर मोर देन, कितना दिया है, 5 करोड़। यदि 5 करोड़ से अधिक है टर्नओवर तो उसका HSN कोड कितना होगा, 4 डिजिट। कितने डिजिट का होगा, 4 डिजिट का। और फिर आगे कह रहा है यदि 8 डिजिट का कब होगा, 8 डिजिट का बता रहा है कि HSN कोड ऑफ 8 डिजिट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। कि जब हम गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, आयात या निर्यात जब करते हैं ना, तो उस समय जो HSN कोड होता है वो ज्यादातर कंपल्सरी होता है, कितने अंक का, 8 अंक का। कितने अंक का जरूरी हो जाता है, 8 अंक। उसके आगे जाएंगे आपको दे रहा है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए HSN कोड कितने डिजिट का होता है, 8 डिजिट। हो जाएगा ना? इसका थोड़ा सा ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, जैसे HSN कोड के बारे में दे रहा है ना, तो जो थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। इसके बाद हमने समझा दिया कि ये 4 डिजिट कब होगा, और ये 2 डिजिट कब होगा, और 8 डिजिट कब होगा। आ रहा है समझे ना? ये तो हमने समझा दी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा। हो जाएगा इसका, HSN कोड का। तो HSN कोड क्या होता है कि आप कोई भी गुड्स खरीदेंगे ना, उस गुड्स की पहचान के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, HSN कोड का। अभी HSN कोड 3 प्रकार के होते हैं, पहले तो 2 अंक का, दूसरा 4 अंक का, और तीसरा 8 अंक का। तो 2 अंक का कब कब होगा, तो जब 1.5 करोड़ से लेकर के और 5 करोड़ के अंदर में जब टर्नओवर रहेगा, तो HSN कोड कितने अंक का रहेगा, 2 अंक का। और यदि 5 करोड़ से अधिक है तो क्या होगा, 4 अंक का। और उसका से 8 अंक के लिए क्या दे रहा था, 8 अंक का इस्तेमाल कब किया जाएगा, जब इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि कोई भी गुड्स का आयात निर्यात, यानी कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वहां पे HSN कोड कितने अंक की जरूरत हो जाती है, 8। क्लियर है ना? तो आज आप लोग इतना थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और कल की क्लास हम लोग जानेंगे इसी में किसके बारे में, इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म के बारे में। हो जाएगा ना? तो आज के लिए बस इतना ही।